स्टूडेंट क्लास 9 साइंस का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर है 2023 का। जिन बच्चों का एग्ज़ाम 24 अप्रैल 2023 को हुआ है तो वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमने सेक्शन ए और बी अपलोड कर दिया है, तो वो आप चैनल पेज पे जाके चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। डिटेल सोल्यूशन है। अब हम इसका सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे, तो सेक्शन ए और बी के आंसर्स आप चेक कर लेना, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताइए कैसा गया एग्ज़ाम, याद किया हुआ आया आपका, कितने सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन सी। तो ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में या चैनल के पेज पे जाके सर्च कर लेना। अब हम इसके सेक्शन सी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन था आपका, ये भी आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कराया हुआ था। तो जिन बच्चों ने इम्पॉर्टेंट जो प्लेलिस्ट थी वो देखी थी और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए थे उसको अगर आपने अच्छी तरह से रिवाइज करके गए थे तो मोस्टली पेपर उसी में से आया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था। कार्बन का एटॉमिक नंबर और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 6 एंड 12 है और आपको इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना था। तो देखिए मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना सिखा रखा था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड 12 मैग्नीशियम का भी करना होता है। तो कैसे करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका शेल कैसे भरेंगे, के में 2 आ जाएंगे मैक्सिमम और फिर बचे हुए जो 6 है तो 4 बचे हैं ना, 2 और 4 6 है ना, तो ये जो 4 है ये एल शेल में चले जाएंगे। फिर मैंने कैसे बताया था आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले न्यूक्लियस बनाना होता है, फिर फर्स्ट शेल बनानी होती है, फिर सेकेंड शेल बनानी होती है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसके बाद सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेने हैं ना। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है 12 है, तो एटॉमिक नंबर की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। के शेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 2, एल के लिए 8 और इसके लिए 2। तो ये मैग्नीशियम का भी मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले अंदर न्यूक्लियस बनाना होता है, पहले फर्स्ट शेल बनाई, फिर सेकेंड शेल बनाई, फिर थर्ड शेल बनाई। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड करने हैं 2, सेकेंड में कितने एम्बेडेड करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर थर्ड शेल में कितने करने थे 2 1 2। तो इस तरीके से हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन पेपर किए थे इंपॉर्टेंट वाले, वो उनको ये आता होगा और इजीली आपके इसमें 3 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट। कैलकुलेट करनी थी फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। तो ये आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स आया हुआ था। तो इसमें आपको मोशन की इक्वेशंस लगानी थी। क्वेश्चन में आपको बोला था कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है। जब भी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो यू 0 होता है, तो यू आपको 0 गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन था 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम आपको मिनट में दिया हुआ था। ध्यान देना, देखो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट में, बट टाइम आपका एसआई यूनिट में नहीं है, मिनट में है, तो आपको इसे सेकेंड में बदलना था, ठीक है। और यू आपको 0 दिया था, आपको वी निकालना है फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार यानी एस निकालना था। तो यहाँ पे हम मोशन की इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। आपको गिवन क्या क्या है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी 0 मीटर पर सेकेंड, यू क्योंकि रेस्ट बोला हुआ था ना। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है 0.1 एसआई यूनिट में दिया है। टाइम आपको मिनट में दिया है तो उसे सेकंड में बदलना था, तो 60 से मल्टीप्लाई करना था, तो 120 सेकेंड। अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे u + 80। यू आपको गिवन है 0, एक्सेलरेशन भी गिवन था 0.1 और टाइम भी आपको 120 सेकेंड गिवन था। ये मिनट में नहीं लेना था, सेकेंड में लेना था। उसके बाद 120 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो 120 आएगा, फिर 1 के बाद डेसिमल है तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी v आपका 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर आपको डिस्टेंस भी निकालना था, तो मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा देनी थी, v² - u² = 2as, या फिर आप सेकेंड इक्वेशन से भी s निकाल सकते थे, s = ut + ½ at²। किसी से भी आप s निकाल सकते थे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में v भी पता है, u भी पता है और a भी पता है, तो यहाँ से भी s निकाल सकते हो। v की जगह कितना रखा, जो हमने अभी निकाला 12, और उस पर स्क्वायर है, u का स्क्वायर, u तो 0 है, 2a एक्सेलरेशन 0.1 है, s आपको निकालना था डिस्टेंस, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो 144, 0 तो 0 हो जाएगा,
तो ये 2 इंटू 0.1 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे पहले तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 और 1 के बाद डेसिमल है, ठीक है। फिर ये 0.2 को डिवाइड में ले आओ क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में एस निकालना है ना आपको, तो ये डिवाइड में आएगा तो पहले तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक के बाद पॉइंट है ना, तो एक 10 ऊपर आ जाएगा, जब नीचे से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14 और 2 2 जा 4, 72 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस आपका आएगा 720 मीटर। किस किस बच्चे का डिस्टेंस 720 मीटर और v 12 मीटर पर सेकेंड आया, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही हम दूसरी इस मोशन की थर्ड से भी एस निकाल सकते हैं, सेकंड से भी निकाल सकते थे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, और टाइम आपको अगर रख भी दोगे, वैसे तो टाइम 120 सेकेंड है, रख देना, बट ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने रखा नहीं है। आप रख दो टाइम को 120, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। प्लस हाफ, एक एक्सेलरेशन दिया है 0.1, टाइम आपको यहाँ पे रख देना है क्योंकि यहाँ 0 नहीं है ना, यहाँ तो 0 था इसलिए टाइम को रखने की ज़रूरत नहीं थी। टी 120 चेंज किया था ना 120, उसके बाद स्क्वायर है तो 2 बार लिखना था टाइम को। अब 2 से ये कट जाएगा 60 को 120 से मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा 72 और 2 0 लग जाएंगी और 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये यहाँ से भी देखो 720 आ रहा है, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से। तो मोशन की थर्ड इक्वेशन से भी एस निकल जाता है या सेकंड से भी, तो वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो सबका आंसर बताइए, 720 मीटर डिस्टेंस आया या नहीं, या फिर जो आपका फाइनल वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था कल ही। राइट एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो ये एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या किस किस काम आती है, तो ये भी करा रखा था, है ना। मोस्टली क्वेश्चन कराए हुए आए, जिन जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट भी देखी थी और खासकर एक दिन पहले की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी, वो सारे क्वेश्चन मोस्टली वही आए हुए, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन या फिर उनके यूजेस क्या होते हैं। अल्ट्रासाउंड आपको पता है ना, 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा की साउंड वेव्स होती है उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड किस काम आती है, फर्स्ट है ये सर्जरी में यूज़ होती है, यूज इन सर्जरी फॉर रिमूव कैटरैक्ट। सर्जरी में कैटरैक्ट, जो आँखों में कैटरैक्ट हो जाता है उसको रिमूव करता है। एंड किडनी में जो स्टोन हो जाते हैं उसको ब्रेक करता है फाइन ग्रेन्स में अल्ट्रासाउंड, ठीक है। या फिर अल्ट्रासाउंड का यूज़ हम ऐसे पार्ट्स को क्लीन करने में, यूज़ फॉर क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट, जो पार्ट्स में हम पहुंच नहीं सकते हैं, हार्ड टू रीच पार्ट जो होते हैं उनको क्लीन करने में यूज़ होता है। लाइक स्पाइरल ट्यूब्स होती है ना, उनमें हम सफाई नहीं कर सकते, तो उनको क्लीन करने में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं। या फिर होल्स ड्रिल करना है, ड्रिलिंग करनी है होल्स में, ठीक है। तो इन सब में हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन से, बट आपको 3 ही बोले थे। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट में बता रखा था कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस ज़रूर आता है, तो ये आपको याद करके गए होंगे। तो ये क्वेश्चन भी चॉइस में आया हुआ है। जी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है जो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। तो जो भी एक्सेलरेशन फ्री फॉल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको स्मॉल जी कहते हैं। और जो कैपिटल जी है वो तो एक फोर्स है ना, इट इज़ इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल है कब, जब आप दो बॉडीज़ को जिनका मास यूनिट मास मतलब 1 kg मास की 2 बॉडीज़ है, 1 kg मास की एक और 1 kg मास की एक। तो जो 1 kg मास की बॉडी दूसरी kg मास की बॉडी पे अगर वो 1 यूनिट डिस्टेंस पे रखी जाए, यानी एक ऑब्जेक्ट जो 1 kg मास का है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी जो 1 kg मास का है, अगर वो एक दूसरे से, ये भी 1 kg है, ठीक है, और ये भी 1 kg है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, यानी 1 kg, तो ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, या ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट मास और ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट मास। तो अगर दो बॉडीज़ जो 1 यूनिट मास की है और जो 1 यूनिट डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर है, वो अब एक दूसरे पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। उस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, जी कहेंगे, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी एक फोर्स है, बट कौन सा फोर्स है, जब 2 यूनिट मास एक दूसरे पे एक डिस्टेंस पे खड़े हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस पे, तो वो जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे ड्यू टू मास, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल जी कहते हैं। तो जी तो एक्सेलरेशन है और कैपिटल जी एक फोर्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू अर्थ की में कितनी होती है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻11। इसकी यूनिट आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्योंकि एक्सेलरेशन है, जबकि इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2 होती है। ये यूनिट याद करने को मैंने आपको कहा था कि याद कर लेना। उसके बाद
इसमें नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिख सकते थे, ये प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, वेरी हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है, जबकि कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये स्मॉल जी और जी में तो मैंने हर बार कहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कराया भी हुआ है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, अल्ट्रासाउंड और जी, इनमें आपके मार्क्स आसानी से आ सकते हैं अगर आप लर्न करके गए होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या आया था कि आपको एक डायग्राम दिया था, ये न्यूरॉन का डायग्राम है। तो न्यूरॉन का डायग्राम में आपको ए बी सी को लेबलिंग करना था। देखो ए क्या है, ये जो बना हुआ है, और बी क्या है, ये जो लाइन यहाँ पे लाइन सी बनी हुई है इसके बीच की है ना, और सी क्या है, ये जो आउटर के ये जो शेप्स बनी हुई है ना। तो इसको लेबलिंग करना था, न्यूरॉन के डायग्राम को लेबलिंग करना तो सब करके जाते ही है। तो ये देखिए ए क्या होता है, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो ए था ना, ये इसमें डेंड्राइट लिखना था आपको, DENDRITE। तो फर्स्ट जो ए था, ए वो आपको लिखना था डेंड्राइट, यहाँ पे था ना ये, इसमें डेंड्राइट। उसके बाद बी आपका यहाँ पे था, ये जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इसके जो बीच वाला बॉक्स को जो जोड़ रही है जो चीज़, ये ठीक है, बॉक्स नहीं, बॉक्स को जो जोड़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर। जो बी वाला पार्ट था वो आपका नोड था, नोड ऑफ रेनवियर, RANVIER। तो ऐसे लेबलिंग करनी थी। और सी आपका लेबलिंग में ये लास्ट वाला था ना, यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इनको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए आपने ये लिखा कि नहीं। ए को डेंड्राइट, बी को नोड ऑफ रेनवीर और सी को एक्सॉन टर्मिनल। बाकी तो और भी लेबलिंग होती है, बट आपको तीन ही चीज़ें आई थी, एक तो डेंड्राइट, एक आपको ये दो बॉक्सेस को ये जो जोड़ती चीज़ है ये, इसको हम कहते हैं नोड, और ये जो होते हैं ये होते हैं एक्सॉन टर्मिनल। बाकी ये तो सबको पता होगा, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ये जो सर्कल है। ठीक है, और ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बॉक्सेस जो है, ये बॉक्सेस को हम कहते हैं एक्सॉन, ये सब एक्सॉन है। और ये एक्सॉन के अंदर जो है, ये सर्कल सा बना हुआ है जो एक्सॉन के अंदर, इसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे स्क्वेंस सेल। ठीक है, जो सर्कल बना हुआ है इसके अंदर, बॉक्सेस को हम एक्सॉन कहेंगे, और ये जो इसके अंदर सर्कल से बने हुए हैं ये है स्क्वेंस सेल। ठीक है, बाकी ये सब आए नहीं है आपको, बस आपको यही पूछा था। एक तो डेंड्राइट, ये वाले ये क्या होते हैं, डेंड्राइट, ये होते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और ये जो ये लाइन जोड़ रही है इन दो बॉक्सेस को, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो ये क्या है, डेंड्राइट, ए बी ये नोड, और सी ये क्या थे, एक्सॉन टर्मिनल। इसके बाद आपको इनके फुल फॉर्म लिखने थे, ATP की, DNA की, RNA की। तो ATP की फुल फॉर्म तो सबको आती होगी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोजाइन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, और DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद RNA की फुल फॉर्म भी आई थी, राइबो, R से राइबो, जैसे यहाँ तो डीऑक्सी एक्स्ट्रा आता है ना, यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी को छोड़ के ये जो बचा हुआ है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये RNA होता है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म सी, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही, ATP DNA RNA की फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होता है ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से, कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताइए, और फिर इसकी इक्वेशन जो आती है, ग्रेविटेशन फॉर्मूला जो होता है उसको भी लिखना था आपको, और फिर बाद में इसके दो इंपॉर्टेंस पूछे थे लॉ के। तो देखिए ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है दैट एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इन द यूनिवर्स विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ। अब वो जो फोर्स है विच इज़
विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है प्रोडक्ट ऑफ मासेस की। जो भी दो मासेस है उनके प्रोडक्ट के मासेस, उन मासेस का प्रोडक्ट करके उस फोर्स को, यानी फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। यानी कि डायरेक्टली क्या होता है, ये बढ़ाओगे दोनों तो एम को डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा, और दोनों को डबल करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इनके प्रोडक्ट के। उसके अलावा प्रोडक्ट के मासेस के तो क्या है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में, उन दो मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के डिस्टेंस आर। मान लो दो मासेस है, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इन मासेस के तो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, और जो इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, रेडियस, इनके सेंटर के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। यानी कि रेडियस को डबल करोगे ना तो ये डबल नहीं होगा, ये क्योंकि स्क्वायर इन्वर्सली है ना, ऊपर नीचे, तो ये डबल होगा। तो रेडियस डबल होगी और इसमें स्क्वायर भी है, तो देखो डबल का स्क्वायर करोगे तो 4, यानी ये 1/4 हो जाएगा फोर्स। और अगर ये हाफ कर दोगे ना रेडियस को, डिस्टेंस को, तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 का रेसिप्रोकल करना, क्योंकि ये इन्वर्सली है तो 4 टाइम्स हो जाता है फोर्स। ठीक है, तो ये इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे ना, फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है और इसके इन्वर्सली है, तो इसको तो ऊपर ले लेना और इसको नीचे ले लेना है, और ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट जी आ जाएगा। और जी की वैल्यू मैंने आपको पिछली जी और जी में जब डिफरेंस बताया था वहाँ पे बता दी थी कि जी भी एक फोर्स होता है, किनका, 1 यूनिट मास की जो बॉडीज होती है, जो 1 मीटर डिस्टेंस पे होती है या 1 यूनिट डिस्टेंस पे होती है, तो उनमें जो फोर्स लग रहा होता है वो जी होता है। तो जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 है ना, -7। इसके बाद इसका बी पार्ट में आपको इंपॉर्टेंस बतानी थी इस लॉ की। तो इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेविटेशनल लॉ की, इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है ये लॉ कि प्लैनेट सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो ये मोशन भी कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ग्रेविटेशनल लॉ। इसके अलावा मोशन कर रहा है मून अर्थ के चारों ओर, इसको भी एक्सप्लेन करता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर मोशन कर रहे हैं, ये मोशन भी कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ग्रेविटेशनल लॉ। सेकंड इसके इंपॉर्टेंस है कि ये फिनोमिना बताता है रेनफॉल और स्नोफॉल कैसे हो रही है। या फिर ये भी एक्सप्लेन करता है कि वाटर फ्लो कर रहा है रिवर्स में ऑन द अर्थ, क्यों फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये सब एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का चॉइस में से था, ये आपका न्यूमेरिकल आया था चॉइस के क्वेश्चन में। अ मैन वेट 1200 न्यूटन ऑन द अर्थ, इफ ही वाज टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 200 न्यूटन, व्हाट इज हिज मास ऑन अर्थ एंड ऑन मून, वट वुड बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो ये सब तो बच्चे याद भी करके जाते हैं कि मून में जो ग्रेविटी होती है ना, वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है, ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बट इसे हमें न्यूमेरिकल है तो क्वेश्चन करके दिखाना था। तो देखो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, न्यूटन में दिया है ना। तो ये वेट अर्थ का दिया हुआ है 1200, एक पर्सन का वेट अर्थ में 1200 है और मून में उसका वेट 200 न्यूटन है। अब देखो आपको वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑफ मून का रेशियो निकाल लो। तो क्योंकि आपको दोनों जी में रिलेशन निकालना है ना, और फिर उसके हिसाब से मून की जी की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मून में जो जी होता है वो अर्थ के जी का, अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है, यानी उसको 6 से डिवाइड करके आता है। ठीक है, तो वैसे हम इसे प्रोसेस को करके दिखाना था। तो वेट ऑन अर्थ 1200 है और वेट ऑन मून 200 है। जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये 6 से कट जाएगा ना, 200 इंटू 6 1200, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो देखो वेट ऑफ अर्थ मून का कितना है, 6 टाइम्स है ना। ये अगर मून को आप यहाँ भेज दो तो वेट और अर्थ का मून का कितना है, 6 टाइम्स है। वैसे भी दिख रहा है, ये 200 है और ये 1200 है, यानी ये जो अर्थ में वेट है वो 6 टाइम है किसका, मून का। यानी मून का वेट अर्थ का 1/6 है ना, 1/6। ये 6 टाइम है तो ये 1/6 होगा। तो ये आप वेट का फॉर्मूला लगा दो mg। अब अर्थ में बोल रहे तो जी अर्थ की लेना, और यहाँ पे मून का वेट ले रहे तो मास तो सेम ही रहेगा दोनों का, बट जी मून का ले लोगे, है ना। मास से मास कट गया तो जी ई का अपॉन जी मून का 6/1 है, तो जी ई तो यहीं रहेगा, ये मून का यहाँ चला जाएगा। तो देखो मैंने बताया भी था कि जी अर्थ का मून का कितना होता है, 6 टाइम। आपको तो मून का निकालना है ना, तो मून का यहीं रखो, इस 6 को यहाँ 6/1 है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 1/6। तो जी अर्थ का आपको क्वेश्चन में गिवन है 10, तो उसको आपको मून का जी निकालना है, तो 6 से क्या करना है, डिवाइड। तो ये याद भी रख लेना, अगर मून का जी निकालना होता है तो जो भी अर्थ का जी है, जी की वैल्यू वैसे 9.8 होती है बट क्वेश्चन में 10 दी हुई है, तो जो भी आपका अर्थ का जी होगा उसका 1/6 होगा। इवन
इवन अगर वेट ऑफ मून भी निकालना है ना तो वो भी वेट ऑफ अर्थ का 6 से डिवाइड करके आ जाता है। मून में अगर वेट निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दो वेट अर्थ का, और अगर अर्थ का निकालना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ का ज़्यादा आता है तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और इसका अगर निकालना है तो 6 से क्या करो, इसके वेट को डिवाइड करो। ऐसे ही जी भी होता है, मून का जी निकालना है तो जो भी अर्थ का जी है उसको 6 से डिवाइड करके मून का जी आ जाएगा। तो 10/6 का मतलब आपका डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, 6 4 रिमाइंडर 4 40, 6 6 जा 36, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। मून का जो जी की वैल्यू है वो 1.6 होगी, यानी अर्थ का जितना भी जी होगा उसका 6 से डिवाइड करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 33 बायो में ये आपका रिसोर्सेज वाले चैप्टर से, व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, तो ये तो आपको याद करके ही गए होंगे एनिमल हस्बेंड्री किससे कहते हैं। उसके बाद आपको पूछा था वाई डू क्रॉस ब्रीडिंग इज़ यूज इन कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में क्रॉस ब्रीडिंग जो की जाती है वो क्यों यूज़फुल होती है। तो देखिए सबसे पहले तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, किसकी प्रैक्टिस है, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, यानी कि ब्रीडिंग करना और रेज करना लाइव स्टॉक को। और ये एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें क्या होता है, विद द डोमेस्टिकेशन ऑफ, मतलब डोमेस्टिकेशन किया जाता है एनिमल्स का, यानी उन्हें पाला जाता है, ब्रीडिंग की जाती है उनकी, जैसे कैटल, हॉर्सेस, शिप, गोट, पिग्स या और सारे क्रिएचर्स, इनको हम डोमेस्टिकेट भी करते हैं और फिर इनकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं। और एनिमल्स को रेस किया जाता है, क्यों, तो एक तो इनको डोमेस्टिकेशन किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री में, उसके अलावा एनिमल्स को एनिमल से क्या मिलता है, मीट, फाइबर, मिल्क, एग और अदर प्रोडक्ट, तो यानी उनको पाला जाता है और साथ में उनसे ये चीज़ें ली जाती है, ठीक है, मीट, फाइबर, मिल्क, एग्स, ये उनसे बेनिफिट मिलता है। तो ये सब किस में आता है, एनिमल हस्बेंड्री में। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्रॉस ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग जो कैटल फार्मिंग है उसमें क्यों यूज़फुल है। तो कैटल फार्मिंग में क्यों यूज़फुल है, कैटल की जब हम फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग क्यों कराई जाती है। तो देखो यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग कराने से क्या होगा, एक तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है, जब हम मिक्सिंग कर देते हैं ब्रीड की तो उससे एक तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हो, ग्रोथ रेट हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है एनिमल प्रोटीन का, और इसके अलावा डिजीज़ से रेजिस्टेंस यानी बचाव मिल सकता है। उसके अलावा इम्प्रूव वैरायटी ऑफ कैटल एंड अदर लाइव स्टॉक, कैटल और लाइव स्टॉक की वैरायटी को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक तरह से क्रॉस ब्रीडिंग के क्या बेनिफिट है कैटल फार्मिंग में वो आपको बताने थे उसके पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन सी ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन डी करेंगे जिसमें ये न्यूमेरिकल्स है। तो कमेंट करके बताइए कैसा गया एग्ज़ाम, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आई होप आप 10th क्लास में या जो भी 10th क्लास में इजीली पास हो जाए, और अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो यहाँ पे टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो सेक्शन डी और ई को हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।